साथियों, आज हम इस वीडियो में समझेंगे चैप्टर 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। यह कक्षा 8 का है और कक्षा 8 भूगोल के चैप्टर 2 है। इसको बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही सिंपल भाषा में हम इसको समझेंगे। यह अध्याय 5 मुख्य प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होगा, जिसमें पहला है भूमि, दूसरा है मृदा या मिट्टी, तीसरा है जल, चौथा है प्राकृतिक वनस्पति और पांचवा है वन्य जीव। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन ऐसा संसाधन होते हैं जो प्रकृति से बिना किसी मानवीय प्रयास के प्राप्त होते हैं। मतलब प्राकृतिक संसाधन ऐसे होते हैं कि बिना मानव के प्रयास किए ही ये हमें प्राप्त हो जाते हैं। जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो प्राकृतिक से हमें मिलती है, जैसे जल है, मिट्टी है, भूमि है, प्राकृतिक वनस्पति है ना। तो बहुत सारे कुछ ऐसे चीजें हैं जो हमें प्राकृतिक से मुफ्त में मिलते हैं, जैसे हवा है। तो यह सब चीजें ऐसी है जो हमें मुफ्त में प्राकृतिक से मिलती है। अब चलते हैं आगे की ओर। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, हमारा टॉपिक है, वो है भूमि। भूमि किसे कहते हैं? तो भूमि यानी पृथ्वी की ठोस सतह, जिसका उपयोग हम आवास, कृषि, उद्योग और परिवहन के लिए करते हैं, उसे हम भूमि कहते हैं। भूमि का केवल 30% ही हिस्सा जो हिस्सा है पृथ्वी की सतह पर है, और यह भी हर जगह उपयोगी नहीं है। जैसे कि कुछ भूमि ऊंची है, कुछ पथरीली है, कुछ रेतीली है, कुछ बर्फ से ढकी है। तो बहुत सारी भूमि है जो हमारे उपयोग की नहीं है। हम 30% भूमि का जो हिस्सा है, हम उसका ही सिर्फ उपयोग करते हैं। भूमि को अच्छे से उपयोग के लिए हमको भूमि को बचाना होगा। तो साथियों, भूमि का आप जरूर बचाएं। भूमि को आप बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास करें। भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो भूमि का उपयोग हम कृषि में करते हैं, वानिकी में करते हैं, बस्तियां, सड़कें और रोड उद्योग में हम करते हैं। बहुत सारी चीजों में हम इसको उपयोग करते हैं। तो भूमि का उपयोग कैसे होता है? पहली बात है कि हम खेती करके करते हैं भूमि का उपयोग। दूसरा है कि घर या शहर बसाने के लिए भी हम भूमि का उपयोग करते हैं। सड़क, रेल और हवाई अड्डे बनाने में हम भूमि का उपयोग करते हैं, है ना। उद्योग लगाने के लिए भी हम भूमि का ही उपयोग करते हैं। जंगल और वन क्षेत्र के रूप में भी भूमि का इस्तेमाल होता है। तो ये कुछ भूमि का उपयोग हमने आपको समझाया। आगे है भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक। तो कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो भूमि के उपयोग होने से उसको बचाता है, मतलब उसको प्रभावित करता है ना, उसको नुकसान पहुंचाता है, कह सकते हैं, है ना। तो पहला कारण है भौगोलिक। भौगोलिक में स्थलाकृति आते हैं, मिट्टी आते हैं और जलवायु आता है। तो भौगोलिक कारक ये है कि जमीन की बनावट है, जो हमारी कहीं कहीं पहाड़ है तो कहीं मैदान है। जलवायु, मिट्टी और जल की उपलब्धता है इस तरीके से कि हम इसको, मतलब इसको प्रभावित करते ही हैं। दूसरा बहुत बड़ा कारण है सामाजिक आर्थिक, जिसमें जनसंख्या आते हैं, संस्कृति, तकनीक, ये सब जो चीजें हैं आ जाती है। तकनीकी विकास हो जाता है, जीवन शैली है, हमारा जनसंख्या इतना बढ़ गया है कि आप देख ही सकते हो, है ना। तो ये सब कारण है जिससे हमारा भूमि क्या होती है, प्रभावित होती है। आगे हमने बताया है कि भूमि उपयोग के प्रकार क्या हैं। तो भूमि उपयोग के प्रकार निम्नलिखित हैं, जैसे कृषि भूमि है, वन भूमि है, आवासीय भूमि है, औद्योगिक भूमि है। कृषि भूमि क्या होता है? जहां हम खेती करते हैं। वन भूमि क्या होता है? जहां पेड़ पौधों से भरी जगह होती है, उसको वन भूमि कहते हैं। आवासीय भूमि क्या होता है? तो जहां घर और कॉलोनियां बनते हैं, घर बनते हैं, वो उसको हम आवासीय भूमि कहते हैं, है ना। औद्योगिक भूमि क्या है? तो औद्योगिक भूमि कारखाने और जो व्यापारिक स्थल होते हैं उसको हम औद्योगिक भूमि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे चलते हैं। भूमि उपयोग में समस्याएं क्या है? तो भूमि उपयोग से बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी जुड़ी हुई इससे समस्याएं हैं। पहला है अत्यधिक दोहन, यानी भूमि का हम बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यानी अत्यधिक दोहन करते हैं। शहरीकरण, जो जहां वन है, जंगल है, उसको काट करके हम शहर बना दे रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा भूमि उपयोग में समस्या है। खनन है, मिट्टी को हम काट करके वहां पे तालाब बना दे रहे हैं, कुआं बना दे रहे हैं, या फिर मिट्टी का कटाव करके हम उसको बहुत सारी चीजें हम उसको गलत चीजों में कर दे रहे हैं।
है ना? तो ये जो सब कारण है, बहुत सारी समस्याएँ हैं, बंजर भूमि का विस्तार हो रहा है, वनों को काट करके बंजर भूमि बना दिया जा रहा है। तो ये सब बहुत सारी भूमि के उपयोग में समस्याएँ हैं। आगे चलते हैं, भूमि संरक्षण के उपाय क्या है? तो भूमि संरक्षण को कैसे हम बचाएँगे? तो आप अधिक से अधिक वन वन लगाएँ, वन की रक्षा करें, खेतों की मेढ़बंदी करें, मतलब खेतों को रोकें ताकि वो मिट्टी दहे नहीं, मतलब बहे नहीं, है ना? जनसंख्या नियंत्रण करें, जनसंख्या कोशिश करें कि हम 2 हमारे 2 बनाएँ, है ना? इतनी जनसंख्या अगर बढ़ाओगे तो बहुत दिक्कत होगी। भूमि जनसंख्या कम से कम कोशिश करें कि जनसंख्या हो, है ना? आगे है कृषि पद्धति में सुधार करें, जो कृषि करने का है, वो हम उसमें सुधार करें, है ना? आगे एक पॉइंट में हमने जोड़ा है कि पृथ्वी का केवल 30% भाग ही भूमि है। केवल 30% जो है पृथ्वी का, वो भाग ही भूमि है, बाकी 70% पे सिर्फ और सिर्फ जल है। वो हम आगे की वीडियो में समझेंगे। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, वह है मृदा, यानी सॉइल। मृदा किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की ऊपरी परत जो जैविक और अजैविक पदार्थों से बनी होती है। ठीक है दोस्तों, यानी भूमि की वह परत जो जैविक और अजैविक पदार्थों से बनी है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं मृदा। मृदा वह परत होती है जो भूमि की ऊपरी परत होती है, जिसमें हम पौधे को उगाते हैं, वो उसी को हम मृदा कहते हैं। मृदा चट्टानों के टूटने, मौसम और मौसम, जल और वनस्पति के कारण लाखों वर्षों में बनती है, यानी मिट्टी बनने में काफी समय लगता है। इसमें नमी, खनिज, जीवाणु और हवा होते हैं, है ना? अच्छी जो मृदा होती है, खेती के लिए बहुत जरूरी होती है। अच्छी मिट्टी में ही फसल होती है ना? तो इसका निर्माण कैसे होता है? तो चट्टानों के विघटन से, यानी चट्टानों के टूटने से, जलवायु, जीवों और समय की क्रिया से ये होता है, यानी मिट्टी बनने में काफी समय लगता है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। तो मृदा के प्रकार है भारत में, जो कौन कौन मृदा के, मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं, जो यहाँ पे हमने आपको शॉर्ट में बताया है। जिसमें पहला है जलोढ़ मिट्टी। इसका विशेषता यह है कि उपजाऊ होता है और सिंचित होता है। आप इसको आराम से जलोढ़ मिट्टी में आप, मतलब आप उपजा सकते हैं किसी भी फसलों को। इसका क्षेत्र कहाँ है? तो गंगा यमुना घाटी के पास में है। दूसरा है काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास के लिए बहुत उपयुक्त है। जो ये इसमें जहाँ पे इसका क्षेत्र है, महाराष्ट्र, गुजरात में ये कपास की खेती काफी होती है। यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। तीसरा जो प्रकार है वह है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी लोहे से भरपूर होती है, जो दक्षिण भारत में होते हैं। चौथा हो गया लेटराइट मिट्टी, जो अम्लीय होते हैं, वर्षा क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो पश्चिमी घाट पे ये मिलते हैं। रेतीली मिट्टी कम उपजाऊ होता है, जो राजस्थान में बहुत सारी रेतीली मिट्टी होती है। आगे है मृदा संरक्षण के उपाय। इसको संरक्षित कैसे करें, बचाएं कैसे? तो इसके बचाने के काफी उपाय हैं। पहला है समुच्चय जुताई, दूसरा है टेरेस खेती, तीसरा है रक्षक मेखलाएं, और चौथा है पौधे लगाना। तो दोस्तों समुच्चय जुताई का मतलब होता है पहाड़ी इलाकों में ढलान के अनुसार खेत बनाना। जो समुच्चय जुताई होते हैं, जहाँ पे पहाड़ी इलाके होते हैं, वहां पे ढलानुमा जो खेती बनाए जाते हैं, उसी को हम समुच्चय जुताई कहा जाता है। टेरेस खेती क्या होते हैं? जहाँ पे सीढ़ीदार खेत बना बना होता है, उसी को हम टेरेस खेती कहते हैं, यानी सीढ़ीदार खेत बना होता है। और रक्षक मेखलाएं क्या होते हैं? तो रक्षक मेखलाएं जो होती है, खेतों के किनारे पेड़ लगाना होता है, यानी जो खेत होते हैं उसके किनारे किनारे पेड़ लगा दिए जाते हैं। और यानी पौधे लगाना, यानी वन रोपण, यानी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। तो ये मृदा के संरक्षण के उपाय हैं 4, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे है जल। ये भी बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जल यानी वाटर। वाटर किसे कहते हैं? तो यह एक नवीकरणीय संसाधन है, जो जीवन के लिए बहुत ही अनिवार्य है ना? इसका स्रोत कहाँ से है? तो कहाँ कहाँ से हमें जल मिलता है? तो सतही जल मिलते हैं, जैसे नदी, झील, तालाब, भूमिगत जल, कुएं, जैसे बोरवेल, ये सभी से हमको जल प्राप्त होते हैं। जल हमारे लिए जीवन है, यानी जल ही जीवन जिसको कहते हैं। जीवन के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों में से एक है, जो पीने, सिंचाई, उद्योग और बिजली के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से ढका है, लेकिन केवल 2.7% ही जल पीने योग्य है। ठीक है दोस्तों, आप इसको जरूर याद करेंगे। कितना जल पीने योग्य है? 2.7% जो जल है वो पीने योग्य है। परंतु कितना प्रतिशत? 71% पे जल है, पर वो सब है जो सब है बेकार है, खारा है, जो समुद्र में पाया जाता है ना?
इसमें भी अधिकांश वर्ग के रूप में जो 2.7% जल है, इसमें भी बहुत सारे अधिकांश जो जल हैं वो बर्फ के रूप में जमा है ना? जिसको हम उपयोग में ला ही नहीं सकते हैं। इसलिए जल की बर्बादी करना हमारे लिए बेवकूफ़ी होगी, इसे बचाना बहुत ज़रूरी है और उन्हें पुनः उपयोग में भी लाना बहुत ज़रूरी है। आप नल को खुला छोड़ देते हैं, ये बहुत गलत बात है। आप नल को हमेशा बंद रखें और उसको जल को बचाने का आप बहुत कोशिश करें। चलिए आगे की ओर चलते हैं। जल संकट के कारण क्या-क्या हैं? जल किस-किस कारण से हमें संकट में हो जाते हैं? तो पहला है जल का असमान वितरण होना, है ना? बर्बादी और प्रदूषण, अत्यधिक दोहन, तो है ना? कुछ जगहों पर ज़्यादा पानी होते हैं, कहीं बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये जल का असमान वितरण है कि कहीं-कहीं पे पूरा पानी हो रहा है, कहीं पे पानी है ही नहीं। पानी पीने के लिए लोग तरस रहे हैं। कुछ जगह बर्बादी और प्रदूषण के कारण होता है, जो बहुत सारी चीज़ें होती है, जहाँ पानी है उसको लोग बर्बाद कर रहा है ना? और तीसरा पॉइंट में जो हमने बताया वो है अत्यधिक दोहन यानी ज़रूरत से ज़्यादा पानी का उपयोग लोग कर रहा है, उसको हम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे है जल संरक्षण के उपाय। तो जल संरक्षण कैसे इसको बचाएँ, कैसे बचाया जाए? तो जल संरक्षण के बहुत सारे उपाय हैं, पर जो मुख्य रूप से है वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिसको कहते हैं। यानी वर्षा जल जो होते हैं उसको इकट्ठा कीजिए और इकट्ठा करके आप उसको उपयोग में लाएँ। तो ये एक जल संरक्षण के उपाय हैं। दूसरा है ड्रिप और स्प्रिंकल सिंचाई जो खेतों में किया जाता है। न बूँद-बूँद करके इसको में पानी जो खेतों में पड़ती है, इसमें स्प्रिंकल करके वो फुर-फुर करके निकलता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है जल पुनर्चक्रण। जल पुनर्चक्रण यानी जल पुनः उपयोग करना यानी घर का उद्योग में इस्तेमाल हुए पानी को साफ करके फिर से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जल पुनर्चक्रण हो गया, जिसको हम पुनः उसको उपयोग में ला सकते हैं। जल के प्रति जागरूकता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जल के बारे में उनको समझते हैं कि बहुत सारे मेरे पास है तो उसको बर्बाद कर दें। पर नहीं, लोगों को समझाना है कि पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर एक बार ये खत्म हो गई तो इसे दोबारा प्राप्त करना बहुत मुश्किल होगा। है ना? लोगों को जल से बचाने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है हमारा प्राकृतिक वनस्पति यानी नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? तो किसी भी क्षेत्र की वह वनस्पति जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के पनपती है, उसको हम कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति। यानी ऐसे वनस्पति जो पेड़-पौधे जो बिना किसी मानवीय मदद के खुद उगती है, उसको हम कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति। जो जो पेड़-पौधे बिना मानवीय मतलब बिना मानव के वो उग जाता है, उसको हम कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति पारितंत्र यानी इकोसिस्टम जिसको कहा जाता है, ये उसका हिस्सा होता है, यानी पारितंत्र का हिस्सा होता है, यानी इकोसिस्टम का ये हिस्सा होता है। और यह जलवायु, मृदा और ऊंचाई पर निर्भर करती है। यह भूमि को मृदा अपरदन से बचाती है, यानी मिट्टी कटाव से भी ये रोकती है ना? संतुलित करती है। ठीक है, वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक क्या-क्या हैं, जो वनस्पति को प्रभावित करता है? तो पहला है जलवायु, दूसरा है स्थलाकृति, तीसरा है मृदा और चौथा है ऊंचाई। तो ये सब जो कारण हैं, वनस्पति को प्रभावित करते हैं। जलवायु में क्या होता है कि सर्दी, गर्मी, बारिश ये सब से कारण के कारण क्या होता है, वनस्पति बहुत सारी कभी खत्म हो जाती है, तो बहुत सारे उसका नुकसान हो जाता है। भूमि स्थलाकृति जिसको बोलते हैं, यानी मिट्टी की बनावट अगर अच्छी नहीं है तो भी वनस्पति प्रभावित होती है। मृदा यानी मिट्टी, मिट्टी का प्रकार के भी ऊपर हमारा वनस्पति उपजता है। ऊंचाई है तो जैसे पहाड़ या मैदान है तो उसके ऊपर भी वनस्पति जो होता है बहुत सारे प्रभावित होते हैं। आगे चलते हैं। आगे है वनस्पति के प्रकार जो भारत में पाए जाते हैं। पहला है प्रकार उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ये कहाँ मिलते हैं? तो पश्चिमी घाट अंडमान के पास में मिलते हैं। जैसे साल या सौगान जो होते हैं ये इसके उदाहरण हैं। दूसरा प्रकार है पर्णपाती वन। पर्णपाती वन जो मध्य भारत में मिलते हैं, इसका उदाहरण नीम, शीशम ये सब होते हैं, जिसको हम पर्णपाती वन कहते हैं। ये मध्य भारत में मिलते हैं। तीसरा प्रकार है शुष्क वन। शुष्क वन कहाँ मिलते हैं? तो ये राजस्थान में मिलते हैं। जो इसका बबूल या खेजड़ी होते हैं, इसके उदाहरण हैं। चौथा प्रकार है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन वे वन होते हैं जो हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे देवदार, चीड़ ये सब जो है पर्वतीय वन है। और पांचवा है मरुस्थलीय वन जो थार क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे कैक्टस या थोर इसके उदाहरण हैं। आगे की ओर चलते हैं। आगे है वनस्पति संरक्षण के उपाय, इसको कैसे बचाया जाए? तो वन रोपण करें यानी अफोर्स्टेशन, सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव, वनों के अंधाधुंध कटाई पर रोक। तो ये वनस्पति संरक्षण के उपाय हैं, यानी जंगलों के अंधाधुंध कटाई से रोकना है।
नए पेड़ लगाना है यानी वन रोपण कहते हैं जिसको हम, ठीक है। और तीसरा जो सामाजिक या वानिकी यानी गांव में पेड़ लगाना है, जहाँ पे खाली स्थान है वहां पे पेड़ लगा दो, है ना। हर साल वन महोत्सव मनाया जाता है ताकि पेड़ों को बचाया जा सके। तो ये सब कारण है वनस्पति संरक्षण के, है ना। आप इसको बहुत अच्छे से इसको आप समझ सकते हैं। आगे है जो हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वन्य जीवन यानी वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ किसे कहते हैं यानी वन जीवन किसे कहा जाता है? तो सभी जंगली जानवर, पक्षी, कीट और सूक्ष्म जीव जो पारितंत्र का हिस्सा है ना। यानी सभी जंगली जानवर जैसे पक्षी, कीट, मछलियां और अन्य जीव जो जंगलों में रहते हैं उसको हम वन जीवन कहते हैं, वाइल्ड लाइफ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका महत्व क्या है? तो महत्व इसका पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना है, भोजन श्रृंखला का भाग है, औषधीय, जैविक और सांस्कृतिक मूल्य रखते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा वन्य जीवन के बारे में समझ लेते हैं। यानी जंगलों और प्राकृतिक आवासों में रहने वाले जो सभी जीव जंतु यानी जानवर, पक्षी, कीट आदि जो होते हैं उसको हम वन्य जीवन कहा जाता है। ठीक है, तो इसका विस्तार बहुत ही अलग है। वन्य जीवन पारितंत्र में संतुलन बनाए रखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम ले तो शेर हिरन को खाकर संख्या संतुलित रखते हैं, और वहीं जो होता है गिद्ध मृत जानवरों को खाकर पर्यावरण साफ रखते हैं। तो ये वन्य जीवन इसको कहा जाता है ना। का महत्व यही है कि जो एक दूसरे को इस तरीके से अपना निर्भर करके संतुलन बनाए रखता है, पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बनाए रखता है। भोजन श्रृंखला में बहुत जरूरी है ये, बहुत, है ना। दवाइयों और सांस्कृतिक उपयोग में भी ये काम आते हैं, बहुत ही मूल्यवान होते हैं। तो ये इसके महत्व हैं। आगे चलते हैं, संकट क्या है, वन जीवन के खतरे क्या क्या हैं? तो पहला है अवैध शिकार, दूसरा है प्राकृतिक आवास का विनाश और तीसरा है प्रदूषण, जो बहुत ही संकट के, बहुत ही वन्य जीवन के खतरे के लिए बहुत ही एक खास है। अवैध शिकार कर लेना, प्राकृतिक आवास का विनाश हो जाना, प्रदूषण है, तो ये सब जो है संकट है कुछ वन्य जीवन के। आगे है संरक्षण के उपाय। संरक्षण के उपाय, इसको बचाया कैसे जाए? तो पहला है राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, है ना, जिसको ये बनाया जाता है। और दूसरा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 में बनाया गया था, है ना। 1972 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू करना एक वनों को बचाने के लिए बनाया गया अधिनियम है, एक्ट है, कानून है। तीसरा है प्रजनन केंद्र यानी विलुप्त जानवरों की संख्या बढ़ाना, प्रजनन करना। तो ये है संरक्षण के उपाय, जो जीव खत्म हो रहे हैं, उसको विलुप्त हो रहे हैं, उन जानवरों को हम प्रजनन के लिए हम आगे जनसंख्या बढ़ाने के लिए कोशिश करना। तो ये सब संरक्षण के उपाय हैं। साइट्स जैसे अंतरराष्ट्रीय प्रयास किया जाए, अंतरराष्ट्रीय साइट्स से नियमों का पालन करें जो नियम बनाए गए हैं। तो ये सब बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे संरक्षण के उपाय बताए गए हैं जो फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। आगे है जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व, यानी वैसा क्षेत्र, विशेष क्षेत्र जहां जीव जंतु, वनस्पति और जैव विविधता को सुरक्षित रखा जाता है, उसको कहते हैं जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व। यानी ऐसे क्षेत्र जहां पेड़ पौधे, जानवर और जैव विविधता को सुरक्षित रखा जाता है, तो उसको कहते हैं जैव आरक्षण और आरक्षण क्षेत्र। भारत के कुछ जैव मंडल क्षेत्र नीलगिरी, सुंदरबन, नंदा देवी, ये सब जो है जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र हैं, है ना। नीलगिरी जो हमारा है वो दक्षिण भारत में है, सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल में है, नंदा देवी जो है उत्तराखंड में है। तो ये कुछ बायोस्फीयर रिजर्व है। आगे की ओर चलते हैं। आगे है संतुलन बनाए रखने के लिए उपाय यानी सस्टेनेबल यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। तो सबसे पहला है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना, यानी संसाधनों का सोच समझ कर इस्तेमाल करना। दूसरा पॉइंट है भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखकर विकास करना, यानी आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन बचाना, है ना। तीसरा है सामूहिक हिस्सेदारी, यानी सभी का सहयोग जो है बहुत जरूरी है। सरकार, जनता और संगठन सबको एक साथ करने के बाद ही हमारा ये संतुलन जो है, ये हमारा बहुत ही संतुलन बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी होगा। तो दोस्तों, अब हमारा जो टॉपिक है यही तक था। आपको ये वीडियो कैसा लगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दें ताकि और भी लोग इसे देख पाए। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।